हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम सीयूटी का आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हमने इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उसमें हमने बोधगम्यता यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव को समझा था कि क्या होता है, कितने तरीके का होता है। हमने ये भी बताया था आपको कि वो तीन आपके अपठित गद्यांश तीन तरीके के आएंगे, यानी कि तथ्यात्मक, कथ्यात्मक और साहित्य। आज हम इनकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि मतलब किस किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे। ताकि देखिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपठित गद्यांश तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम लर्न करके या अच्छे से नहीं, सिर्फ हम ये है कि इसको प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स में हम प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चीज़ें ये है कि हमारे जो सामने जब एग्ज़ाम पेपर में जब ये आएंगे तो हम ईजिली इनको कर पाएंगे। तो चलिए कुछ लेकर आए हैं, शुरू करते हैं। तो ये सभी आपको पता है कि MCQ बेस्ड रहेंगे, तो इनको ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमने जब गद्यांश आपको पढ़ाया था तो क्या कहा था, सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपके पास तथ्यात्मक, कथ्यात्मक कुछ भी रहता है, जो इम्पोर्टेंट है उसे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो गद्यांश हमारे सामने आ रहा है वो क्या है। एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गया और उससे पूछा, तुम्हें कांच के परे क्या दिख रहा है। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और एक बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया, यानी कि मिरर, और पूछा, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। इसमें मैं खुद को देख रहा हूं। यानी कि देखिए, दोनों कांच थे, लेकिन एक में जो है दर्पण था और एक सिर्फ ग्लास था। ठीक है, दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं, मतलब दोनों ही ग्लास हैं, एक ही चीज से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों में करके देखो, यानी कि तुम अपने आप को कांच के इन दोनों रूपों में रखो, यानी कि एक पारदर्शी कांच और एक दर्पण वाला कांच। जब ये साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। यानी कि जब तक तुम साधारण व्यक्ति, यानी कि एक साधारण कांच के रूप में हो, तो तुम दूसरों को देख सकते हो और तुम उनको देखकर तुम्हारे मन में भी करुणा जागती है, यानी फीलिंग्स जागती हैं। और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है, अर्थात उस कांच पे जब हम चांदी का लेप, यानी कि तब वो दर्पण बन जाता है ना। कांच के पीछे लगा होता है ना, तभी तो वो दर्पण यानी कि मिरर बनता है। तो तुम केवल स्वयं को देख पाते हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर जब आवरण लग जाता है किसका, वैभवता का, तब तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ अपने आप को देख पाओगे। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो, यानी कि जो तुम्हारे ऊपर पैसे की और वैभवता की जो चमक है उसको तुम उतार दोगे, तभी तुम सही ढंग से काम कर पाओगे। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 1 है, संत ने युवक को कांच का दर्पण क्यों दिखाया। संत ने क्यों दिखाया था दर्पण। कांच और दर्पण के मूल पदार्थ के बारे में बताने के लिए दिखाया था। सड़क पर आने जाने वाले लोगों के प्रति दया भाव जागृत करने के लिए दिखाया था। युवक को स्वयं का असली चेहरा दिखाने के लिए किया था। यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है क्यों दिखाया था, क्योंकि वो युवक जानना चाहता था कि वो क्या करे, तो उसको ये चीज मदद करने के लिए, सिर्फ ये समझने में मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए संत ने युवक को दर्पण दिखाया था। प्रश्न संख्या 2 है, दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते। इस वाक्य का निहितार्थ बताइए। मतलब ये जो वाक्य दिया गया है इसमें निहित जो अर्थ है ये आपको समझाना है। क्या है, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। दर्पण में तो देखने वाला ही देख सकता है, दूसरों को केवल खिड़की के कांच से देखा जा सकता है। दर्पण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वाक्य क्या था, दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते। तो इसका अर्थ हमें किस वाक्य में मिल रहा है, हमारे प्रथम वाक्य में, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। यानी कि दर्पण में हम सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं, उसके परे अगर कोई खड़ा है तो हम उसे नहीं देख सकते हैं, है ना। तो सिर्फ हम अपने आप को ही देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो
उतार दो, इस वाक्य का निहितार्थ क्या है? मतलब क्या? अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत। तो इसमें क्या अर्थ छिपा है? चांदी की परत हानिकारक है, इसे हटा देना चाहिए। निष्पक्ष भाव से चीजों, व्यक्तियों, घटनाओं को देखना, यानी कि तुम किसी एक पक्ष में नहीं जाकर सारी घटनाओं को निष्पक्ष होकर देखो। आंखों की देखभाल करना जरूरी है। ऐश्वर्य साधनों से दूर रहना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा? निष्पक्ष भाव से चीजों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना चाहिए। मतलब जब हमारी आंखों से जो है हमारी कहते हैं धन की, दौलत की, अहम की, इन सब की परतें हट जाती हैं, तब हम सारी चीजों को निष्पक्ष भाव से, यानी किसी एक पक्ष में नहीं जाकर, जो सही ढंग से उसको देख पाते हैं, उसके साथ सही ढंग से फैसला ले पाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, स्वयं को देखने लगते हो का निहितार्थ बताओ। स्वयं को देखने लगते हो, इसमें क्या अर्थ छिपा है? स्वयं को निहारना, हमारी सोच का स्व केंद्रित होना, स्वयं के गुण दोषों का विश्लेषण, अपनी कमियों को दूर करना। तो सही इसका अर्थ होगा सही सोच का हमारी सोच का स्व केंद्रित होना, यानी कि जब हम सिर्फ स्वयं को देखते हैं तो हमारी सोच सिर्फ हम ही तक रह जाती है, हम औरों को देख ही नहीं पाते। प्रश्न संख्या 5 है, चांदी का लेप हमें क्या नहीं देखने देता? चांदी का लेप जो दर्पण पे लग जाता है वो हमें क्या चीज नहीं देखने देता? सड़क पर आने जाने वाले लोगों को, भीख मांगते गरीब व्यक्ति को, जीवन संसार की वास्तविकता को, जीवन संसार की बुराइयों को। तो सही ऑप्शन है नहीं देखने देता, जीवन संसार की वास्तविकता को हमें नहीं देखने देता चांदी का लेप। अब आता है हमारा दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। बाल मस्तिष्क की प्रकृति की यह मांग होती है कि बच्चे का बौद्धिक विकास विचारों के स्रोत के पास हो। दूसरे शब्दों में यह ठोस वास्तविक बिंबों के बीच और सर्वप्रथम प्रकृति की गोद में हो। जहां बच्चा ठोस बिंब को देखे, सुने और फिर उन पर विचार, इस बिंब के बारे में प्राप्त सूचना या संसाधन के काम में लगे। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है तब बच्चा पढ़ाई के पहले दिन से ही केवल शब्दों के रूप में सारा ज्ञान और बोध पाता है, और तो उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं जल्दी थक जाती हैं और अध्यापक द्वारा प्रस्तुत काम को निभा नहीं पाता है। तो कहने का मतलब है एक छोटा बच्चा जो है उसे हम खाली शब्दों के माध्यम से चीज़ों को नहीं समझा सकते। आजकल देखिए स्कूलों में क्या होता है, बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती। अगर हम सिर्फ शब्दों के माध्यम से समझाएं तो बच्चा बोर हो जाएगा, उसका दिमाग थक जाएगा, और सबसे हमारी शारीरिक थकान से ज़्यादा कहीं हमारी मानसिक थकान होती है। जहाँ एक बार हमारा मन थकता है, हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो बच्चे के साथ क्या होता है, जब उसको हम बहुत सारे शब्दों के माध्यम से चीजें समझाते हैं तो एक तो बच्चा समझ नहीं पाता, और दूसरा क्या होता है कि वो जल्दी थकने लगता है। जबकि वही सारी चीजें हम बाल मस्तिष्क के अकॉर्डिंग समझाएं, यानी कि उन्हें थोड़ा एक्टिविटी करा के या प्रैक्टिकली चीजें समझाएं, तो बच्चा इंजॉय करता है और सारी चीजों को समझ पाता है। और इन कोशिकाओं को तो अभी विकसित सुदृढ़ होना, यानी कि बच्चे के जो मस्तिष्क का जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, तो उन पे हम बोझ नहीं डाल सकते। यहीं पर उस बात का कारण छिपा है जो प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर देखने में आती। प्राथमिक कक्षाएं यानी कि प्री प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं उनमें बच्चा चुपचाप बैठ अध्यापक की आंखों में आंखें डाले देखता है, मानो बड़े ध्यान से सुन रहा हो, लेकिन वास्तव में वह एक भी शब्द नहीं समझ पाता, क्योंकि बच्चों को नियमों पर सोच विचार करना पड़ता है और वे सब अमूर्त सामान्यकृत बातें होती हैं। यानी कि बच्चों को अगर हम प्ले स्कूल्स में आप जाओ तो देखो बहुत सारी तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन अगर बच्चे को हम सिर्फ बिठा दे और बोले ABCD पढ़ो, अब ABCD, अब मान लीजिए अगर हम उसको A सिखा रहे हैं तो उसको A ऑब्जेक्ट बताइए कि अपने आसपास हम कितनी चीज़ों में A ऑब्जेक्ट देख सकते हैं या उनसे बना सकते हैं, तो बच्चा क्या होगा उसमें इंजॉय करेगा। और अगर वो इंजॉय नहीं कर रहा तो क्या होगा, टीचर बोलता रहेगा और बच्चा उसको बैठकर सुनता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है और उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है, वास्तव में वह एक शब्द भी नहीं समझ पाता, इसका संभावित कारण क्या है? क्यों नहीं समझ पा रहा, इसका कारण क्या है? बच्चों के पास कोई सजीव बिंब नहीं होता,
मतलब बिंब का मतलब तो आपको पता ही होगा, मैं पहले भी क्लासेस में आपको समझा चुकी हूँ कि बिंब क्या होता है। बिंब का मतलब हमारी जो स्पर्श इंद्रियां, जैसे ये हमारा दृश्य इंद्रिया है, श्रव्य इंद्रिय यानी सुनने का हमारा क्या हो गया, श्रव्य इंद्रिय, तो ये क्या हो गया, श्रव्य बिंब हो गया, ये दृश्य बिंब हो गया। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो हमारे बिंब का काम करती हैं। तो यहाँ पर कोई उनके पास, बच्चों के पास क्या होता है, सजीव बिंब नहीं होता। बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, बच्चों के पास बहुत सीमित अनुभव होते हैं, शिक्षक बच्चों की बात नहीं सुनते। तो ये जो हमारा बताया गया ना, वास्तव में वह एक भी शब्द नहीं समझ पाता, यानी कि वो सिर्फ टीचर को देखकर चुपचाप बैठ के सुन तो रहा है लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण है कि बच्चों के पास कोई सजीव बिंब नहीं होता, क्योंकि बच्चे अभी डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे हमसे बोला जाए कि जो ट्रेन है वो छुक 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 चलती है, अब हम क्यों छुक 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 समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेन में बैठे हैं, हमने ट्रेन को देखा है। अब जो बच्चा ट्रेन में नहीं बैठा, जिसने ट्रेन को नहीं देखा, तब क्या होगा, क्या वो ट्रेन की छुक छुक और उसको सारी चीजों को फील कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बिंब अभी तक सजीव हुए ही नहीं, वो सारी चीजों को समझ नहीं पाया। उससे बोलो कि रेत कितनी अच्छी होती है, तो जब तक वो रेत को छुएगा नहीं उसका एहसास नहीं उसको आएगा, है ना। तो इसलिए बच्चा कुछ समझ नहीं पाता। अब उसको अगर आपको समझाना है कि रेत जो है वो हाथों से फिसल जाती है, तो उसे आपको रेत को महसूस कराना होगा, तब उसके अंदर वो बिंब डेवलप होता है। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चों को प्रकृति के निकट रखने की बात क्यों की गई है। इसमें बोला गया ना कि आप प्रकृति के निकट रखिए, क्यों बोली गई है? प्रकृति में शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, प्रकृति का हरा भरा वातावरण बच्चों को आकर्षित करता है, बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से बिंब बनाते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा विचार प्रकृति वातावरण में ही आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा, बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से बिंब बनाते हैं, क्योंकि जब वो स्पर्श करेंगे तभी तो सीखेंगे ना कि पेड़ का खुरदुरापन, घास की कोमलता, रेत का फिसलना। तो ये जब प्रकृति के पास रहेंगे, उनको स्पर्श करेंगे, तब उनके बिंब डेवलप होते हैं उनकी इंद्रियों के माध्यम से। प्रश्न संख्या 3 है, केवल शब्दों के रूप में सारा ज्ञान देना। ये क्या चीजें हैं? बाल मस्तिष्क को प्रखर बनाता है। अगर हम शब्दों के माध्यम से सारा ज्ञान दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? बाल मस्तिष्क बहुत प्रखर बनेगा। बाल मस्तिष्क की प्रकृति के विरुद्ध है, बाल मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकसित करता है, बाल मस्तिष्क की प्रकृति के अनुकूल है। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? बाल मस्तिष्क के विरुद्ध है। यानी कि हम अगर बच्चों को शब्दों के माध्यम से ही सारा ज्ञान देते हैं तो बाल मस्तिष्क डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा इन सारी चीजों को सीख नहीं पाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, इस गद्यांश के आधार पर आप अपनी कक्षा में क्या करेंगे? अगर आप इस गद्यांश देखेंगे तो आप अपनी कक्षा में क्या करना चाहेंगे? बच्चों को मैदान, वन, बाग की सैर कराएंगे, बच्चों को सीखने का बोझ नहीं डालेंगे, बच्चों के मस्तिष्क को प्रखर बनाने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे और बच्चों से करवाएंगे। ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे जहां बच्चों को इंद्रिय अनुभव के अवसर मिल सके। तो हम क्या करना चाहेंगे? हम ऐसा अनुकूल वातावरण बनाएंगे जहां पर हम बच्चों के इंद्रिय अनुभव, यानी कि ऐसा एक जहां बच्चे जो हैं बैठकर अपनी इंद्रियों का, यानी कि दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, इन सारी इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकें। प्रश्न संख्या 5 है, यहीं पर उस बात का कारण छिपा है जो प्राथमिक आती है। वाक्य में किस बात की तरफ इशारा किया गया है? इस वाक्य में किस तरह किस चीज की तरफ इशारा किया गया है? बच्चे का कक्षा में सदैव डर के कारण चुपचाप बैठना, अध्यापक का सदैव बोलना, बच्चे द्वारा अध्यापक की बातों को ना समझ पाना, बच्चे द्वारा निरंतर सोच विचार करना। तो ये जो वाक्य है इसके अंदर कौन सी बात छुपी है? इसके अंदर बात छिपी हुई है बच्चे द्वारा अध्यापक की बातों को ना समझ पाना, यानी कि कारण कि वो चुपचाप बैठा रहता है प्राथमिक कक्षाओं में, तो इसमें कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। दूसरा गद्यांश हमारा खत्म हो गया। अब हमारा आता है तीसरा गद्यांश। तीसरे गद्यांश को अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे।
मानव के लिए विचार और अनुभव में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उद्दत है, वह इसका अथवा उसका नहीं है, जातिगत अथवा देशगत नहीं है, वह सबका है, सारे विश्व का है। यानी कि मनुष्य जितना अनुभव करता है, जो कुछ भी है, वो सभी का है, खाली उसका नहीं है। अब जैसे हम कोई चीज़ फील करते हैं तो क्या होगा, हमसे रिलेटेड जितने लोग हैं उन सब चीज़ों पे भी हमारे अनुभव का असर पड़ता है। समस्त ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता, सारी मानवता की विरासत, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के भेद, अक्षांश और देशांतर का भेद तथा जलवायु और भौगोलिक सीमा के भेद सर्वथा निराधार है। संप्रदाय, समुदाय और जाति के नाम पर आदर्शों, मूल्यों की स्थापना करना संकीर्णता के वातावरण में मानवता के दम घोटना सा है। जो कुछ भी उपलब्धि है वह चाहे जिस भूभाग में उपज हो, महापुरुष विरोधी नहीं होते, एक दूसरे के पूरक होते हैं। महापुरुष में अपने देश की विशेषता होती है। तो ये आपको देख के पता चल गया होगा कि एक ये साहित्यिक गद्यांश है। तो यहाँ पर लेखक के विचारों को व्यक्त किया जा रहा है कि वो यहाँ पर विचारों को ज्यादा महत्व देता है अनुभवों के मुकाबले। विवेकशील मनुष्य नम्रता पूर्वक महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है। समस्त मानवता उसके प्रति कृतज्ञ है, किंतु अब हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की इतिश्री नहीं होती। संसार एक खुली पाठशाला है, जीवन एक खुली पुस्तक है। विकास की क्रिया के मूल में मानव की पूर्ण बनने की जो प्रेरणा है, विकास के लिए समन्वय का अभाव होना परम आवश्यक है। यदि हम विभिन्न विचारधारा एवं उनके जन्मदाता महापुरुषों का पूर्ण खंडन करें तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यानी कि इसमें अभी तक हमको ये समझाया गया है कि जो महापुरुषों के विचार हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। हमें उनके विचारों से, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम उनके विचारों का खंडन कर दें, उनसे अपने आप से दूर कर दें, तो शायद हम बहुत हद तक अपने साहित्य से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ों को अपना नहीं पाएंगे। किसी धर्म विशेष या मानवता के खूंटे के साथ संकीर्ण भाव में बंधकर तथा परंपराओं और रूढ़ियों से जुड़े हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। मानव को मानव रूप में सम्मानित करके ही हम जातीयता, प्रांतीयता, शुद्ध राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के भेद को तोड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हमको किसी एक जाति, धर्म, परंपरा में नहीं बंधना है। हमें अपने विचारों को खुला रखना है, कि मतलब ये नहीं कि हम खाली एक धर्म के बीच में, एक जाति के में बंध के ढूंढे, तो ऐसा नहीं हो रहा। तो जब हमारे विचार पूरी तरीके से खुले होंगे तभी हम क्या करेंगे, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सारी चीज़ों को सोच और समझ पाएंगे। आज मानव से दूर हटता जा रहा है। वह भूल चुका है कि देश, धर्म और जाति से भिन्न होते हुए भी हम सर्वप्रथम मानव हैं और समान हैं तथा सभी की भावनाएं और लक्ष्य एक ही हैं। सत्ताधारी मनुष्य दूसरों को कुचलकर सुख सुविधाओं का एकाधिकार कर लेना चाहता है, लेकिन एक आकाश के नीचे रहने वाले इंसान तो सब एक हैं। भले ही कोई कुदाल लेकर श्रमिक का कार्य करता हो, कोई कलम लेकर दफ्तर का, किंतु लक्ष्य एक है, समाज का अभ्युदय। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हम जो है ना, किसी एक धर्म समाज में कहीं ना कहीं बंधकर क्या करते हैं, हम अपनी ही मानवता का गला घोटते हैं। आप सारे धर्म जातियों से अलग होकर ये सोचिए कि हम मानव हैं, हमें इससे जरूरी है ये करना, क्योंकि जब हम मानवता के तरीके से सोचेंगे, उस पर हम काम करेंगे, तभी समाज हमारा बढ़ सकता है, पनप सकता है, डेवलप कर सकता है। क्योंकि अगर हम धर्म की संकीर्णता में आकर बस गए तो ये जान लीजिए कि हम सब कुछ दबा कर बैठेंगे। मानव का नाता श्रेष्ठ नाता है। नौकर कहकर पुकारना मानो मानव का अपमान है। सहयोगी, सहायक और सस्नेह उसके नाम से संबोधित करना मधुर है। मान लीजिए हमारे पास कोई नौकर है, ए नौकर इधर आओ, ऐसा कहना गलत है ना। आप उसे बोलिए सहयोगी है, सहायक है, या उसका नाम लेकर बुलाइए, तो ये मानवता कहलाएगी। भाई वो जो काम कर रहा है वो ठीक है, आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी मानवता कैसे, हमारे बोलने के तरीके से ही, हमारे कृत्य से ही झलक जाती है।
जेल और फांसी का अधिकार मानवता का कलंक है। एक सीमा, एक दंड भी आवश्यक होता है। यानी कि आप ये बोलो कि अगर हम एक मानव बन के सोचेंगे तो हमारे लिए हमारी सीमाएं बन जाएंगी। हम ये जानते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम गलत हैं, तब हमें ना फांसी की जरूरत है ना जेल की जरूरत है। वो सीमा ही हमारे लिए सारे दंड विधान, मतलब हमने अगर वो सीमा लांगी तो समझ लीजिए हमने अपने आप को दंड दे दिया। तो यहाँ विचारों से हम अपने आप को दंड देंगे। एक सीमा, एक दंड भी आवश्यक होता है, लेकिन दंड का आतंक समाज को पंगु बना देता है। हमें अपराध वृत्ति का समन करके अपराधी को शिष्ट एवं सभ्य मानव बनाना चाहिए। यानी कि जो अपराध है उसको बुरा करिए, यानी कि अपराधी को, आपको अपराधी से अलग करना है और अपराधी व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य में बनाना है। दया मानवता का सार है। दया छोड़कर सत्य भी सत्य नहीं है। दया प्रेरित असत्य भी व्यावहारिक सत्य नहीं है। दया धर्म मानव धर्म, यानी कि दया धर्म ही सबसे सर्वोपरि धर्म है और वही सत्य है। तो ये तो हो गया गद्यांश। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश मुख्यतः किस भावना से ओतप्रोत है? यानी कि ये जो हमने गद्यांश पूरा पढ़ा, इसमें किस भावना को सर्वोपरि रखा गया है? समन्वयता, वैश्विक भावना, मानवता या सांप्रदायिक भावना? ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, वो है मानवता। यानी कि पूरे ही गद्यांश में मानवता को सर्वोपरि रखा गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। मानवता की विरासत है। क्या विरासत है? समस्त ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता, विचार और अनुभव, भौगोलिक सीमा या संप्रदाय? तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? विचार और अनुभव। ये मानवता की, हम विचार करें और क्या अनुभव करें, ये मानवता की विरासत होता है। प्रश्न संख्या 3 है। सभी मानव जाति का लक्ष्य क्या है? सारी मानव जाति क्या पाना चाहती है? संकीर्णता का वातावरण, जातिगत राष्ट्र बनाना, समाज का अभ्युदय या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है ये है संकीर्णता का वातावरण बनाना। प्रश्न संख्या 4 है। विकास के लिए क्या आवश्यक है? जातीयता, संकीर्णता, धर्मांतरता या समन्वयता? तो सही ऑप्शन है हमारा समन्वयता। जब तक सब में समन्वय नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म क्या होता है? क्षमा धर्म, दया धर्म, सहयोगिता या मानवता? तो सही ऑप्शन है सहयोगिता। ये मानव का धर्म है कि हम सहयोगिता के साथ सभी से आगे बढ़ते हुए, हम एक मानव दूसरे से सहयोग नहीं करेगा तो मानवता कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो अब आते हैं नेक्स्ट गद्यांश, यानी कि गद्यांश संख्या 4 पर। हम विज्ञान युग में जी रहे हैं। हमसे ये आशा नहीं की जाती कि हम अविश्वसनीय मतों अथवा एकांकित दैवीय संदेशों को सोचे समझे बगैर आसानी से स्वीकार कर लेंगे। आज के युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नित्य नूतन आविष्कार हो रहे हैं। प्रकृति के रहस्यों पर से आवरण क्रमशः हटता जा रहा है। यह युग मानववाद का भी है, जिससे वे धर्म को मानवीय बुराइयों तथा सामाजिक अपराधों के प्रति संवेदनशील नहीं है। आधुनिक व्यक्ति के गले नहीं उतरते। वे धर्म को विभेद, वैमनस्य और अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं तथा एकता, सद्भावना और सामंजस्य को प्रोत्साहित नहीं करते। वे मनुष्य को मनुष्य से लड़ाकर धर्मद्रोहियों के हाथ में अस्त्र बन जाते हैं। विज्ञान की प्रकृति कभी धर्म विरोधी नहीं है। धार्मिक मतों के पक्ष में मुख्य तर्क प्रायः ब्रह्मांड संबंधी वस्तुपरक विचारों पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक धर्म कभी भी किन्हीं आत्र स्रोतों, इलाहों और परंपराओं पर निर्भर नहीं करता। वह तो अनुभूत, अनुभव सिद्ध प्रत्यक्ष तथ्यों के अध्ययन और व्यावहारिकता पर अवलंबित होता है। वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हुए प्राकृतिक तथ्यों का सर्वेक्षण करके युक्तियुक्त तर्क देकर परम सत्ता विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। वैज्ञानिक धर्म में ब्रह्मांड को समझने की जिज्ञासा पर बल दिया जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा व पदार्थ के जन्म तथा विनाश को समझ सकने की इच्छा होती है। तो इस पूरे गद्यांश में आपको ये बताया जा रहा है कि आज का जो समय है वो वैज्ञानिक युग है। यहाँ पर हम
जो हमारी रूढ़ियाँ चली आ रही हैं या जो हमारे संत इलाह जो हमको समझाते हैं, हम उन पर विश्वास नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम जब तक उसके सबूत को नहीं ढूंढते कि इसके पीछे का तर्क क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, तब तक हम उस पर अपना जो है निश्चय नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते। हमें सबूतों पर विश्वास है, ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, इन सब चीज़ों पर हम विश्वास करते हुए चलते हैं। विकास का क्रम ऊर्ध्वमुखी रहा है, यह अप्राण और सप्राण तक तथा सप्राण से संवेदनशील तक, संवेदनशील से सज्ञान जीवन तक विकसित होता है। तो अब ये जो रोटेशन है ध्यान रखिएगा, अप्राण से सप्राण, सप्राण से संवेदनशील और संवेदनशील से सज्ञान जो है जीवन विकसित हुआ है। सज्ञान प्राणी को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में आत्म विकास करना पड़ता है, यानी कि जब हम चीज़ों को महसूस, सप्राण यानी कि हमारे अंदर प्राण है, महसूस करने की क्षमता है, तो हम क्या है आध्यात्म की तरफ मुड़ने लगते हैं और आध्यात्मिक ही धीरे धीरे हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। आध्यात्मिक प्राणी विशुद्ध ज्ञानी और विचारवान प्राणी से उतना ऊंचा होता है जितना ज्ञानवान प्राणी संवेदनशील प्राणी से उन्नत होता है। तो ये चीजें आपको बताई गई हैं, ज्ञानवान प्राणी से संवेदनशील प्राणी ज्यादा उन्नत है। तो एक ये प्रोसीजर है, ध्यान रखिएगा, अप्राण से सप्राण, सप्राण से संवेदनशील, तो क्या क्या भावनाएं उनके अंदर होती हैं। विज्ञान की चेतना में कहीं यह संकेत नहीं मिलता कि पदार्थ से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। परमाणु को विखंडित करने वाले मनुष्य का मन निश्चय ही परमाणु से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्रकृति की व्यवस्था और प्रगति के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि अगणित क्रमबद्ध प्रणालियों का संचालन किसी सर्वद्रष्टा परम आत्मा द्वारा किया जा रहा है। अब इसी गद्यांश पर प्रश्न आपसे क्या दिए गए हैं, आधुनिक मनुष्य किस प्रकार के धर्म को स्वीकार नहीं करता, यानी कि भाई हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं तो हम किस तरह के धर्म को स्वीकार नहीं करते, जो अनैतिक, असंवेदनशील तथा असहिष्णु हो, जो पारंपरिक हो, जो वैज्ञानिक व प्राकृतिक हो, जो मानवीय हो। तो इसका सही ऑप्शन है जो अनैतिक, असंवेदनशील और असहिष्णु हो, वैसा जो है धर्म हम आधुनिक मनुष्य स्वीकार नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वर्तमान युग का मनुष्य कैसे धर्म को सही समझ सकता है, जो भय पैदा करे, वैज्ञानिक व सद्भावना पैदा करने वाला हो, जो वैमनस्य और अनैतिकता को बढ़ावा दे, जो परंपरा पर आधारित हो। तो सही इसका ऑप्शन क्या होगा, वैज्ञानिक व सद्भावना पैदा करने वाला हो। प्रश्न संख्या 3 है, प्रकृति के रहस्यों पर से आवरण हटाने में कौन सा कारक प्रमुख है, विज्ञान, धर्म, मानववाद या देवी संदेश। तो सही इसका ऑप्शन है कौन सा जरिए, विज्ञान। प्रकृति के रहस्य में हमें विज्ञान जो है मदद करता है, तभी उसके रहस्य हमारे सामने आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब यहाँ पर कौन सा शीर्षक इस पूरे गद्यांश के लिए सही बैठता है, क्या है, वैज्ञानिक युग, वैज्ञानिक गुण, धर्म के गुण, मानवतावाद या वैज्ञानिक मानव धर्म। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो सही बैठता है वैज्ञानिक मानव धर्म, यानी कि वैज्ञानिकता के साथ हमको बताया जा रहा है कि मानव का धर्म क्या है। प्रश्न संख्या 5 है, इस गद्यांश में लेखक ने बताया है, लेखक ने क्या बताया है, वैज्ञानिक धर्म के विषय में, प्राकृतिक धर्म के विषय में, पारंपरिक धर्म के विषय में, आध्यात्मिक धर्म के विषय में। तो सही है यहाँ पर वैज्ञानिक धर्म के विषय में लेखक ने हमें बताया है। तो ये गद्यांश यहाँ समाप्त हुआ। अब आते हैं हमारा 5वें गद्यांश पे। 5वां गद्यांश क्या है, लोकतंत्र के अधिकांश हिमायती भी यह समझने में वाकई संयम बरतते रहे हैं कि लोकतंत्र स्वयं ही विकास को और समाज कल्याण समृद्धि को बढ़ाता है। उनकी प्रवृत्ति इन्हें अच्छे किंतु सुस्पष्टतः अलग और व्यापक रूप से स्वतंत्र लक्ष्यों के रूप में देखने की हुई है। दूसरी ओर लोकतंत्र के निंदक जिसे लोकतंत्र और विकास के बीच गंभीर तनावों के रूप में देखते हैं, उस पर अपना निंदात्मक विचार व्यक्त करने के लिए काफी इच्छुक प्रतीत हुए हैं। मन बनाइए,
आपको लोकतंत्र चाहिए या इसकी जगह आप विकास चाहते हैं? बहुधा इस व्यवहारिक विभाजन वाले सिद्धांतवादी कम से कम प्रारंभ में पूर्व एशियाई देशों से आए और जैसे जैसे 1970 व 1980 के दशकों के पूरे दौर में व बाद में भी वे अनेक देश लोकतंत्र का अनुसरण किए बगैर आर्थिक विकास के संवर्धन में अत्यधिक कामयाब होते गए। उनके इस मत का प्रभाव बढ़ता गया। इन मुद्दों से संबंध में हमें खास ध्यान इन दोनों अंतर विषयों को देना पड़ेगा कि विकास किसे कहा जा सकता है और लोकतंत्र की व्याख्या क्या है, विशेषकर मतदान और जन विवेक की अपनी अपनी भूमिकाओं के संदर्भ में। तो लोकतंत्र जो है ना हमारा बहुत वृहत है। यहाँ पे अधिकारों कर्तव्यों को समझते हुए किस तरीके से चीज़ों को बढ़ना है। देखिए, ये लोकतंत्र का विचार हमारे पास था, लेकिन बहुत सारे विचारक बाहर से लेकर भी इनको आए, जो हमारे 1970 और 80 के दशक में चीज़ें आई, हमने समझी, जो कहाँ से आई थी, हमारी पूर्वी एशियाई देशों से आई थी। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत टिपिकल थी। लोकतंत्र बहुत ही वृहत है। आप अगर एक डेमोक्रेसी कंट्री में हैं, हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों का अधिकार, धर्म, नियम, कायदे बहुत ही डिटेलिंग में चीज़ों को सामने रखना होता है और यहाँ पर मानव के कर्तव्यों, लोगों के हित के लिए कार्य होता है। तो चीज़ें इतनी वृहत होती हैं कि समझना, करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इस चीज़ को हमारे जो जितने भी विधिवेत्ता हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूर्ण किया भी है। फिर क्या है, जो जीवन जी पाते हैं और जिस वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं उसे पृथक नहीं किया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य, लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, हम इसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हम इसका उपभोग गलत तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे। विकास विरले ही है। सुविधा और निर्जीव वस्तुओं और समृद्धि के आधार पर देखा जा सकता है, जैसा कि जीएनपी या व्यक्तिगत आमदनी या औद्योगिकरण में वृद्धि, चाहे वे वास्तविक लक्ष्यों के साधनों के रूप में कितने ही महत्वपूर्ण हो, इनके मूल इस बात पर निर्भर करता है कि ये संबंधित लोगों की जिंदगियों व उनकी स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव डाले, जो कि विकास के विचार का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो लोकतंत्र में आपका जो बेसिक चीज होती है वो पर व्यक्ति आय होती है। पर व्यक्ति आय जब डेवलप करेगी तभी देश या समाज का विकास संभव होगा। तो ये चीज यहां पर इन्होंने बताई है। इसका मूल हमारा क्या है, जीएनपी, और इनसे संबंधित जब जीएनपी हमारी बढ़ती है, यानी प्रति व्यक्ति आय इनकम बढ़ती है, तभी क्या होता है, समाज ग्रोथ करेगा, हमारी स्वतंत्रता बनी रहेगी। हमें जब हमारे अंदर हमारी आय नहीं इतनी होगी, हमारी संतुष्टि नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है समाज में जो है लोगों का संतुष्ट माहौल पैदा नहीं होगा, जिससे आए दिन कोई ना कोई झड़प, धरने, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, जिससे क्या होगा, आपकी स्वतंत्रता पर भी आंच आ सकती है। तो अब इसी पर आधारित हमारे पास जो प्रश्न हैं उनको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि ये एक तथ्यात्मक आपके पास गद्यांश आया है। क्योंकि इन गद्यांशों में ऐसे तथ्यात्मक गद्यांश हमने आपको बताए हैं कि बहुत ही सावधानी, सबसे आपके जो तीनों गद्यांश है, तथ्यात्मक, कथ्यात्मक और साहित्यिक, इनमें सबसे ज़्यादा टफ जो आपके पास रहता है वो तथ्यात्मक गद्यांश रहते हैं। तो ये हमारा तथ्यात्मक गद्यांश के रूप में है, तो इनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। यदि विकास को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक ढंग से मनुष्य की जिंदगियों पर संकेंद्रित कर समझा जाए तो यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है, विकास व लोकतंत्र के बीच के संबंध को अंततः अनेक मूलभूत संयोजन के आधार पर देखा जाना चाहिए, ना कि मात्र उनके बाह्य संपर्कों का। मतलब कि अगर आप समाज का डेवलपमेंट चाहते हैं और वो भी लोकतंत्र में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मनुष्य की जिंदगियों पर ही केंद्रित होना होगा। जो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का, लोगों द्वारा लोगों पर शासित शासन। तो इसमें सबसे हमारा जो मेन है वो हमारी आम जनता है, तो उस पे हमारा केंद्रित होना जरूरी हो जाता है, ना कि हम देखें कि बाह्य हमें क्या चीजें मिल रही हैं। ऊपरी आवरण बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन मूल हमारा क्या है,
एक व्यक्ति की आय कितनी है, क्या है, वो संतुष्ट है नहीं है, उसकी भलाई किस में है, इस पर डिपेंड करता है लोकतंत्र में विकास। यद्यपि अक्सर यह सवाल भी पूछा जाता रहा है कि क्या राजनीतिक स्वतंत्रता विकास में सहायक होती है, फिर भी हमें इस निर्णायक पहचान को नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रताएं एवं लोकतांत्रिक अधिकार विकास के एक संगठक अवयवों में से हैं। विकास हेतु इनकी प्रासंगिकता अप्रत्यक्षता जीएनपी की अभिवृद्धि से में उनके योगदान के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम लोकतांत्रिक जो हमारा देश होता है उसमें राजनीतिक भावनाएं, जाहिर सी बात है बहुत सारे राजनीतिक दल कार्य करते हैं, तो इन राजनीतिक दलों में बहुत सारे आपसी झगड़े होते हैं जिसके कारण यहाँ पर संगठक अव्यय भी होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो गिराव के तौर पर भी रहती हैं। तो यहाँ पर हमें भले आप बहुत सारे राजनीतिक दल काम करें, लेकिन हमें लोकतांत्रिक शासन में हमेशा जीएनपी की अभिवृद्धि की ओर ही ध्यान देना है कि एक व्यक्ति क्या योगदान दे रहा है, वो क्या वृद्धि प्राप्त कर रहा है, वो संतुष्ट है कि नहीं। मतलब हर व्यक्ति को हमें इस चीज में ध्यान देना पड़ता है। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, देखिए, गद्यांश के अनुसार लोकतंत्र के निंदक लोकतंत्र व विकास के मध्य क्यों एक गंभीर तनाव समझते हैं। क्यों जो निंदक हैं, जो निंदा करते हैं कि लोकतंत्र नहीं सही है, वो लोकतंत्र व विकास के मध्य क्यों गंभीर तनाव समझते हैं। लोकतंत्र में विकास जो है वो गंभीरता का कारण है। क्या है, लोकतंत्र व विकास सुस्पष्ट व पृथक लक्ष्य है, इसलिए आर्थिक अभिव्यक्ति को शासन के लोकतंत्रीय प्रणाली व अनुसरण किए बगैर भी सफलतापूर्वक उन्नत किया जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां आर्थिक अभिवृद्धि को लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक तीव्र गति से तथा अधिक सरलता पूर्वकता प्रदान करती हैं। लास्ट है, ऊपर दिए गए सभी यानी का खा गा कथन इस संदर्भ में सही है, यानी कि ये तीनों ही सही है। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो है हमारा खा, यानी कि इसलिए वो मानते हैं कि तनाव समझते हैं क्योंकि आर्थिक अभिव्यक्ति यानी कि जो आपका फाइनेंशियल अभिव्यक्ति है शासन की लोकतंत्रीय प्रणाली का अनुसरण किए बगैर भी सफलतापूर्वक उन्नत किए जा सकते हैं। यानी कि हम लोकतंत्र में जो विकास है वो हम आर्थिक रूप से नहीं देखते हैं, यानी कि हम अर्थ पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, इसलिए लोकतंत्र में विकास जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे तो जीएनपी पे मेन जोर दिया जाता है लोकतंत्र में। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि हम अगर आर्थिक वृद्धि पे नहीं देखते तभी ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। प्रश्न संख्या 2 है, गद्यांश के अनुसार विकास का अंतिम मूल्यांकन यानी लक्ष्य दृष्टि क्या है, यानी कि विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय व औद्योगिक समृद्धि दरों में वृद्धि, मानव विकास सूचकांक तथा जीएनपी में सुधार, बचतों व उपभोग प्रवृत्तियों में वृद्धि, उस वास्तविक स्वतंत्रता का विस्तार जिसका नागरिक उपभोग करते हैं। तो इसका अंतिम लक्ष्य होता है हमारा उस वास्तविक स्वतंत्रता व विस्तार जिसका नागरिक उपभोग कर सके, यानी कि एक व्यक्ति जो उपभोग करता है उसे उस चीज की स्वतंत्रता हो और उसे ठीक रूप में वो चीज मुहैया कराई जा सके। प्रश्न संख्या 3 है, लोकतंत्र व विकास के मध्य मूलभूत संयोजन का क्या निहितार्थ है, यानी कि मूलभूत जो बेसिकली क्या चीज होती है उसका अर्थ आपको बताना है। इनके मध्य संबंध को बाह्य संपर्कों के माध्यम से देखा ना जाना चाहिए। किसके बीच, लोकतंत्र और विकास के बीच जो है संबंध हमें बाह्य संपर्कों से देखना चाहिए। केवल राजनीतिक व नागरिक अधिकार ही आर्थिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। सनैतिक स्वतंत्रताएं व लोकतांत्रिक अधिकार विकास के सारभूत तत्व हैं। और आखिरी ऊपर दिए गए कथन यानी का खा गा में से कोई भी कथन इस संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या है, लोकतंत्र व विकास के मध्य मूलभूत जो संयोजन है इसका अर्थ क्या है, वो है सज नैतिक स्वतंत्रताएं, यानी कि जो हमारी नैतिक स्वतंत्रता है वो और लोकतांत्रिक अधिकार विकास के सारभूत तत्व हैं। यानी कि विकास लोकतंत्र में कैसे संभव हो सकता है, जब तक
हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं, तभी लोकतंत्र में विकास संभव हो सकता है। अब आते हैं हमारे आखिरी गद्यांश यानी गद्यांश संख्या 6 पर। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यदि हम सुनने के साथ साथ सुनाते भी हैं, सुने भी और सुनाते भी हैं, अर्थात वार्तालाप भी करते हैं, तो बातें याद रखने की संभावना काफी अधिक रहती है। इसीलिए भाषण को हमें याद नहीं रहते, परंतु वार्तालाप हम भूलते नहीं। यानी कि अगर हमें कोई भाषण देता है तो हम जल्दी भूल जाते हैं, और अगर हम आपस में बात करते हैं तो हमें बड़ी लंबे समय तक याद रहती है। सुनने के लिए पुराना भूलना भी बहुत जरूरी है। बुद्धि के पास वह शक्ति है जिसे वह सुनी हुई बातों का सार निकालकर बाकी विस्तार को भुला देती है। यानी कि हम जो सुनते हैं उसका मेन सार अपने पास रखते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम भूल जाते हैं, तभी हम नई बातें सुन सकते हैं। 2 कान इसीलिए हैं कि सुनने को इतना कुछ है कि एक कम पड़ता है। प्रकृति ने हमें मुख एक ही दिया है, इसीलिए सुनो ज्यादा और बोलो कम। सामने वाले की बात ध्यान से सुनना एक प्रकार की गतिविधि है। सुनने की कला आज दुर्लभ होती जा रही है। शोध बताते हैं कि हम जितना सुनते हैं उसका मात्र 20% ही हमें याद रहता है। सुनी बातों में से 3 दिन बाद केवल 10% याद रहता है। इसके अलावा सुनने और समझने के बीच हमारा पूर्वाग्रह, पूर्व जानकारी, पूर्व अर्जित ज्ञान भी प्रभाव डालता है। यानी कि हम जो चीजें सुन रहे हैं उससे पहले हमारा क्या अनुभव रहा है, वो सारी चीजें भी हमें याद रखने में बहुत प्रभाव करती हैं। अब इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 1, भाषण और वार्तालाप में अंतर क्या है? ये आपको पहले 2 लाइनों में बताया गया है। भाषण में हम बोलते हैं, वार्तालाप में हम सुनते हैं। भाषण रोचक नहीं होता, वार्तालाप रोचक होती है। भाषण में केवल बोलना होता है, वार्तालाप में सुनना और बोलना दोनों होता है। भाषण लंबा होता है, वार्तालाप संक्षिप्त होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या दिया है भाषण और वार्तालाप में अंतर, वो है हमारा ग। भाषण में हमें बोलना होता है, जबकि वार्तालाप में हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सुनकर समझने को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? सुनकर समझें, इसके लिए कौन सी चीज हमें ज्यादा प्रभावित करती है? पूर्वाग्रह, पूर्व जानकारी, पूर्व अर्जित ज्ञान, या ये सभी? तो हमें ये प्रभावित क्या करती है? कोई चीज हमें वो होती है ये सभी चीजें। यानी कि हमें पूर्वाग्रह यानी पहले को जो कुछ हुआ है, पहले की जो जानकारियां हैं, या पहले से हमने जो ज्ञान अर्जित कर रखा है, तो जो सारी चीजें हम सुनते हैं वो याद रखने में हमें ये सारी तीनों चीजें सहायक होती हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के अनुसार क्या महत्वपूर्ण है? सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनकर सार तत्व ग्रहण करना, सुनकर याद रखना। तो लेखक के अनुसार जो गद्यांश में वो है ध्यान से सुनकर सार तत्व ग्रहण करना। यानी कि ध्यान से हम सुने और जो उसका मेन एक्सट्रैक्ट है बस हम उसी को ध्यान रखें और फालतू की चीजें हम भूल जाए। प्रश्न संख्या 4 है, सुनने के लिए पुराना भूलना भी जरूरी है। ये वाक्य है। अब ये एक सिंपल वाक्य दिया है, ये किस तरीके का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, अनिश्चयात्मक वाक्य है, या आश्चर्यबोधक है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, सुनने के लिए पुराना भूलना जरूरी है। तो सिंपल सा है, ये एक विधानवाचक वाक्य है। प्रश्न संख्या 5 है, ये जड़ी बूटी तो आज बड़ी डैश है। वाक्य में रिक्त स्थान पर शब्द आएगा। अब ये जो वाक्य दिया गया है इसमें शब्द कौन सा आएगा? दुर्लभ है, दुर्गम, दुस्तर, या दुराव? तो क्या है, ये जड़ी बूटी तो आज बड़ी क्या होगा आपका? दुर्लभ है, यानी कि जो बहुत ही मुश्किल से मिले, तो दुर्लभ है। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर 6 गद्यांश की प्रैक्टिस कराई, आपको बताया कि किस किस तरीके से आप प्रश्नों को खोजेंगे। सिर्फ इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप गद्यांश पढ़ो उन्हें आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो किसी भी तरह का आपके सामने गद्यांश आ जाए आप बेहिचक उसको हल कर लेंगे। अब गद्यांश के अलावा आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें आप कैसे खोजेंगे CUT में? तो सिंपल तरीका है कि आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो पेज अपेयर होगा उसमें यहाँ
कॉर्नर में आप देखेंगे CUT दिया है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने CUT में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट सामने होंगे। तो बस आपको जो कुछ भी पढ़ना है उसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करिए, वीडियो देखिए और अपनी CUT की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।